चुनावी गहमा गहमी के बीच केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की परेशानी और बढ़ सकती है। अब केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी ने कर दी है। इसमें खालिस्तान समर्थक संगठन से पैसे लेने का आरोप है। एलजी को शिकायत मिली है कि केजरीवाल की पार्टी आप ने खालिस्तान समर्थक पार्टी सिख फॉर जस्टिस से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग ली है। आरोप है कि ये रकम देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद और खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए मिली है। इधर झारखंड सरकार में ग्रामीण मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी में ईडी ने अब तक 43 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। ईडी ने आलमगीर के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से 40 करोड़ और करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह के घर से 3 करोड़ कैश बरामद किया है। इस मामले में ईडी की पूछताछ और नोटों की गिनती जारी है। नोट गिनने के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं। और इस छापेमारी पर आलमगीर आलम ने कहा है कि संजीव लाल सरकारी कर्मचारी है और पहले भी 2 मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं। अनुभव के आधार पर उन्हें नियुक्त किया गया था। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। झारखंड में ईडी के एक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। ओडिशा के बहरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां पहले कांग्रेस की और फिर बीजेडी की लूट हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। साथियों, मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए कभी भी बजट की कमी नहीं रखी। ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। पश्चिम बंगाल की सियासत में संदेश खाली का मुद्दा गरमाया हुआ है और उसमें टीएमसी ने एक वीडियो जारी करके सियासी पारा और ज्यादा हाई कर दिया है। टीएमसी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। टीएमसी बीजेपी पर संदेश खाली की कहानी गढ़ने और पैसे देकर महिलाओं से रेप के मामले दर्ज कराने के आरोप लगा रही है। इस मामले पर टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि वो माफी मांगे। ममता बनर्जी ने इस मामले पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल उठाए हैं। প্রধানমন্ত্রী এসে কত কাঁদছেন, মনে হচ্ছে আহারে মায়ের দুঃখে ওনার বুক জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা কিভাবে সাজিয়েছিল বিজেপিকে বলবো, মনে রাখবেন টাকা দিলে টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু মায়ের আত্মসম্মান চলে গেলে একবার সেই আত্মসম্মান ফিরে পাওয়া যায় না। বাংলার মায়েদের নিয়ে এ অসম্মান করবেন না।
ममता बनर्जी के गढ़ में गृहमंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भरी। संदेश खाली के कथित वीडियो पर पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में अमित शाह ने कहा कि क्या ममता बनर्जी कह सकती हैं कि संदेश खाली में महिलाओं का शोषण नहीं हुआ। उन्होंने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी स्वयं स्पष्ट कर दे बंगाल की जनता के सामने शोषण हुआ है या नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया, आपका नेता शोषण कर रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी से है, आप चुप रही। एक महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं पर इतने सारे अत्याचार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए होने दे, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं। कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। गौरव वल्लभ के बाद कांग्रेस की एक और मुखर प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक नेता सुशील आनंद शुक्ला ने अपने 2 साथियों के साथ रायपुर के पार्टी ऑफिस में उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। जब उन्होंने इसके बारे में कांग्रेस हाईकमान को जानकारी दी तो आरोपी नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राधिका ने यह भी आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर जाने की वजह से उन्हें लगातार पार्टी में निशाने पर लिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डाली। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं तब समझ नहीं पाती थी। राधिका खेड़ा के कांग्रेस छोड़ने से के फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राम मंदिर और सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन रामद्रोही है। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो ये चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है, एसपी के डीएनए में रामद्रोह है, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के डीएनए में रामद्रोह है। लोकसभा चुनाव का कल तीसरे चरण में वोट होना है। गुजरात के अहमदाबाद में कैसी है तैयारी, जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक डिस्पैचिंग एंड रिसीविंग सेंटर पर मौजूद है। यहाँ पर हजारों कर्मचारी है, वो अपना ईवीएम और अन्य मतदान सामग्री लेकर अपने अपने मतदान केंद्र पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कल पूरे देश में 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना है, जो कुल 93 सीट पर होगा। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुल 26 सीटें हैं, लेकिन सूरत की सीट पहले से ही बीजेपी ने जीत ली है, तो 25 सीट पर मतदान होना है। गुजरात के कुल 4 करोड़ 97 लाख वोटर हैं, जिनमें से 2 करोड़ 56 लाख पुरुष और 2 करोड़ 41 लाख महिलाएं हैं। 12 लाख से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर है। 266 लोकसभा के कैंडिडेट है और 5 विधानसभा उपचुनाव भी होना है 5 सीट पर, तो उनके 24 कैंडिडेट है। तो प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। अब बारी है मतदाता की, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो उस तरह से प्रशासन तो कार्यरत है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारा भी फर्ज है कि हम भी ज्यादा से ज्यादा वोट करें। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अहमदाबाद में कल तीसरे चरण में वोट पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल वोट डालने अहमदाबाद पहुंचेंगे। स्कूल की तैयारियों का जायजा लिया केतन जोशी ने। इस वक्त हम अहमदाबाद के रानीप इलाके में मौजूद है। यहाँ पर निशान स्कूल है। निशान स्कूल में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 के आसपास अपना मतदान करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। दशकों से उनकी परंपरा रही है और ये अहमदाबाद पश्चिम का इलाका है। ये
लोकसभा की पश्चिमी सीट का यहाँ पर वोटिंग स्टेशन है और हर साल चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और देखिए सिक्योरिटी कितनी टाइट कर दी है। यहाँ पर टेम्पररी सीसीटीवी कैमराज हर तरह को, हर एरियाज को कवर करे उस तरह से लगाए गए हैं। कैमरामैन कौशल को बोलूँगा कि इस तरफ जो बैरिकेड्स लगाए हैं उनको भी दिखाए, क्योंकि हमारा अब तक का अनुभव रहा है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। जो रानीप के आसपास के लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए आएंगे, तो अभी से पुलिस की यहाँ पर टीम है वो लगातार मौजूद हो चुकी है और देर रात तक पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन कर लिया जाएगा। पुलिस की टीम यहाँ पर आकर अलग अलग एरियाज को चेक कर रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो वैन है वो भी यहाँ खड़ी है। अंदर अब जाने की किसी को अनुमति नहीं है, तो ये पूरा इलाका है उसको कॉर्डन कर लिया गया है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ सुबह सुबह वोट नहीं करेंगे, लेकिन कल पूरे भारत में जहां जहां मतदान होगा उस मतदान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा ले, उस तरह की वो अपील भी करते हैं। तो अभी से रानीप एरिया को घेर लिया गया है और प्रधानमंत्री 7:30 बजे यहाँ पर आकर लोकतंत्र के महापर्व में अपना भी योगदान अवश्य देंगे। केतन जोशी, रानीप, अहमदाबाद। ताजमहल और पेठे के लिए मशहूर आगरा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को यानी कल मतदान होना है। संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने आगरा की खास मिठाई बनाने वाली सबसे पुरानी दुकान पंछी पेठा से आगरा के वोटरों के मिजाज को समझने की कोशिश की। तो पेठे की मिठास बढ़ रही है धीरे धीरे, या फिर महंगाई और भ्रष्टाचार ये सब की वजह से पेठे की मिठास पेठे की मिठास बढ़ रही है साहब जी। महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और मैं यू कांट बिलीव, मैं बाहर से आया हूँ केवल और केवल अपना वोट डालने। मौजूदा सांसद से तो खुश नहीं है, क्योंकि कहने के लिए महिला करेक्शन रुका है, लेकिन मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और हमारे साथ जो होता है उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अगर किसी चीज के लिए हम प्रेशर देके अगर कोई आवाज भी उठाए तो उल्टा हम ही लोगों को इलीगल दबाने की कोशिश की जाती है, कहने के लिए है। महंगाई भी बढ़ी है, थोड़ा बेरोजगारी है, इस समस्या को भी थोड़ा देखना चाहिए और जो जमीनी लेवल पे काम होना चाहिए ना वो होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो पेपर वर्क और ऊपरी लेवल पे जो काम हो जाता है ना वो जमीनी स्तर पे नहीं आ पाता। मोदी जी का ही फ्लेवर चल रहा है। हाँ, अच्छा। पूरे देश में जी जी जी। और उन्हीं को चाहते हैं दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना। नहीं, जो आगरा में डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन फिलहाल ये और शहरों से बहुत पिछड़ा हुआ है। ताजमहल की देखते हुए मतलब वैसी तरक्की नहीं है जिस तरह से इसकी होनी चाहिए। के हिसाब से जो तरक्की होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है जी। अभी मेट्रो में भी काफी टाइम लग रहा है, खिंच रहा है, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चल रहा है अभी कोई तरह से हो भी नहीं पा रहा है वो। काफी कुछ है ऐसा, और लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है जो भी कुछ कर रही है। जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री पद के लिए इस वक्त हैं, उनके मुकाबले आपको लगता है कोई टक्कर में है, कोई उनका विकल्प दे पाएगा? टक्कर में तो कोई नहीं है, कोई टक्कर नहीं, लेकिन चेंजिंग होना जरूरी था। चेंजिंग जरूरी होना चाहिए, कोई अच्छा कैंडिडेट हो तो चेंज हो सकता है। हाँ, चेंज होना जरूरी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेठे की मिठास है और राजनीति की चाशनी है, वो दोनों मिक्स किस तरह से हो गई है। लोग जो पेठा खरीदने आ रहे हैं उनके मन में कहीं न कहीं पेठे की मिठास तो है, और साथ ही साथ जो आगरा में कामकाज हुआ है थोड़े बहुत संतुष्ट हैं, कुछ चाहते भी हैं कि हाँ यहाँ पर विकल्प मिले, लेकिन विकल्प फिलहाल उनको दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ का आगरा का मशहूर पंछी पेठा है उसकी दुकान से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि आखिर 7 मई को जब वोट डालेंगे तो आखिरकार उनके मन में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसको देखते हुए वोट डालेंगे। कैमरामैन दिनेश देवरे के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, आगरा। कल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान, और इससे पहले कैसा है यूपी का राहुल अखिलेश के चुनाव लड़ने से कितना बदलेगा यूपी का माहौल, सियासी समीकरण, आज आवाज अड्डा चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद के कुछ स्कूलों में धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। कुल 23 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। पुलिस जांच पड़ताल में लग गई है। अब तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है और जानकारी मिली है कि रशियन ईमेल आईडी से यह धमकी दी गई है।
ये मेल भी लगता है पूरी होक्स कॉल थी और मैं टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से विनती करता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहमदाबाद पुलिस, गुजरात पुलिस आपके साथ है और जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे और अभी भी हमारी कार्रवाई चालू है। अभी सर्वर कौन से आया, आईपी एड्रेस क्या था, ये सब हमारे तपास का विषय है, वो मैं अभी ज़्यादा आपको शेयर कर नहीं सकता। और अब बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल रहा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में रिकॉर्ड स्तर छूने का अवसर रहा। सेंसेक्स 17 अंक चढ़कर 73,896 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक गिरकर 22,443 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा बढ़त हेल्थ केयर और एफएमसीजी इंडेक्स में रही और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तेल, गैस, पावर शेयरों में भारी दिखवाली आज देखने को मिली। कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी का कहना है कि सरकारी बैंकों में एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस और तकनीकी में काफ़ी सुधार हुआ है। निवेशक इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। अभी भी पॉजिटिव है पीएसयू बैंक्स में, क्योंकि मैंने आपको ध्यान में तो बताया था कि हम 3 कारणों से पीएसयू बास्केट, बैंक्स के बास्केट पे स्पेसिफिकली बुलिश हुए थे। पीएसयू बैंक्स में 3 प्रॉब्लम थी, एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर के सामने कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, मार्केट शेयर का लॉस हो रहा था। एसेट क्वालिटी का आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में काफी कुछ क्लीनिंग अप हो गया, अभी सबकी बैलेंस शीट स्क्वीकी क्लीन है। गवर्नेंस की जहां तक बात आती है, सब जगह आई थिंक गवर्नेंस हैज बीन फिक्स्ड। एंड लास्टली टेक्नोलॉजी, आप 10-15 साल पहले देखो तो टेक्नोलॉजी आपको बनानी पड़ती थी, पिछले 5-7 सालों में ये प्लग एंड प्ले हो गया है। मुझे लगता है डिफेंस के अंदर थोड़ा सा अभी रिस्क बोर्ड आपके फेवर में नहीं रह गया है, गिवन वैल्यूएशंस। आई एम नॉट सेइंग डिफेंस बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर मेरे को तो रुपया बनाने से इंटरेस्ट है एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच देश में अफोर्डेबल ज्वेलरी की मांग बढ़ रही है। टाइटन का अफोर्डेबल ज्वेलरी ब्रांड मियां बाई तनिष्क देश भर में अपने फ्लैगशिप स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में मियां के फ्लैगशिप स्टोर के लॉन्च पर टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर CK वेंकट रमन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। पर्टिकुलरली कई 3-4 साल से मियां का एक्सपेंशन, सेल्स ग्रोथ, कस्टमर डिलाइट सब कुछ बढ़ते जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाला सालों में बहुत कुछ एक्साइटमेंट इसमें आने वाला है। सर, आपके जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो मियां हो, तनिष्क हो, जोया हो, बाकी सब में मियां की क्या पोजीशन है और क्या हम इस पोजीशन को आने वाले दिनों में और स्ट्रेंथन होता हुआ देखेंगे? देखिए, टाइटन कंपनी में तो बहुत ब्रांड्स हैं। आज हम एक वाइड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स कंपनी बन चुके हैं, तो हमारा प्लान है कि हर एक कैटेगरी में हम आगे बढ़ें, हर ब्रांड को लीडर बनाएं। ये वेरेबल ज्वेलरी जो मियां बनाता है और वो भी मॉडर्न वेरेबल ज्वेलरी, उसके लिए बहुत कुछ मार्केट है छोटे छोटे शहर में भी। आने वाले साल में बहुत कुछ एक्सपेंशन वहां पे भी होगा। सर, रिसाइकल्ड गोल्ड पे तो फोकस है, रिसाइकल्ड डायमंड भी हम देखेंगे आने वाले समय में, अभी ऑलरेडी इस पे फोकस हो चुका है? हम डायमंड ज्वेलरी को भी एक्सचेंज करते हैं, सालों से एक्सचेंज करते आ रहे हैं, तो उसमें से जो डायमंड्स हम वापस लेते हैं जब मेल्ट करते हैं उसको भी इस्तेमाल हम करते हैं। कई पीसेस ऐसे होंगे जिसमें रिसाइकल्ड डायमंड भी हो सकता है, होता है, लेकिन मियां का गोल्ड ज्वेलरी तो सारे रिसाइकल गोल्ड से बनता है। और पिछले कुछ महीनों से दालों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार कीमतें कंट्रोल करने के लिए कई कदम भी उठा रही है, इसके बावजूद कीमतों पर इसका खास असर नहीं हो रहा है। क्या है दालों की कीमतों में तेजी के कारण, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिम मंचंदा। पिछले कुछ महीनों से दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। खासतौर पर इसके पीछे 2 वजह है। एक तो इस बार दालों का उत्पादन काफ़ी कम हुआ है, दूसरा जो हमारा म्यांमार से इंपोर्ट आता है उसमें भी काफ़ी रुकावट देखने को मिली है। तो यही वजह है कि दालों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो तूर की दाल ने यहाँ पर डबल सेंचुरी लगा दी है। रिटेल में मुंबई में दाल 230 रुपये प्रति किलो बिक रही है। अगर मैं चेन्नई की बात करूँ तो तूर दाल 170 रुपये प्रति किलो बिक रही है और दिल्ली
में इसके दाम 170 रुपये प्रति किलो है। अगर बाकी दालों की बात करूं तो इसके दामों में भी 20% से लेकर के 40% तक की बढ़ोतरी कुछ महीनों के अंदर देखने को मिली है। सरकार ने दाम काबू में करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। व्यापारियों को स्टॉक घोषित करने के लिए कहा है। सरकार लगातार छापेमारी कर रही है। चना दाल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 2025 तक घटा दी है। इतना ही नहीं, जो पीली मटर दाल है उसके लिए भी सरकार ने अक्टूबर 2024 तक मंजूरी ड्यूटी फ्री करने के लिए दे दी है। लेकिन इसके बावजूद दालों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में हराने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरने वाला बयान दिया है। CNBC आवाज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कमिंस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले T20 वर्ल्ड कप की 4 टॉप टीमों में शामिल होगी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बाकी 3 टीमें कौन सी होंगी तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से चुन लें। Which Indian food, cuisine, meal, dish that you love the most? Love the most. Is it Hyderabadi biryani? I do love Hyderabadi biryani. I mean, today we're in Mumbai, so I'm going to say pav bhaji. Pav bhaji? Yeah. Pat Cummins loves So good. pav bhaji. So, do you foresee SRH going ahead and winning the IPL this time round? Of course, that's why we're here. Which teams, according to you, will be the top 4 teams in the T20 World Cup? Well, definitely Australia, and then you can choose whichever 3 you want. Which are the other 3? Don't care. You can pick any of them. Don't care. Okay. उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग गई है और आग बेकाबू भी होती जा रही है। पूरे उत्तराखंड के 1145 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। आग के कारण 4 लोगों की मौत भी हुई है। इस बार गर्मी में अब तक आग लगने की 910 घटनाएं सामने आई हैं। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जैसे कई क्षेत्र भी आग की चपेट में आ चुके हैं। आग की वजह से कई पेड़ जल गए हैं और दूसरी वन संपदाओं का नुकसान भी हुआ है। बागेश्वर में पहाड़ों में 1 हफ्ते से धुआं छाया हुआ है। धुएं से विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। राज्य भर में पराली और झाड़ियां जलाने के पर रोक लगा जा चुकी है। हालांकि कल दोपहर के बाद मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 12 तारीख तक फॉरेस्ट फायर में राहत मिलने की बात भी कही है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE ने ICSE 10वीं और ISC 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 99.47% स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए हैं। 12वीं का पास प्रतिशत 98.19% रहा है। वहीं 10वीं का पास प्रतिशत 99.47% रहा है। पिछले बार की तरह इस बार 10वीं और 12वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है। वहीं बोर्ड ने जानकारी दी है कि इस साल स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स सुधारना चाहता है तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जुलाई 2024 में होंगे और अधिकतम 2 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दिए जा सकेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।